हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 और उस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे कि कार्बन होता क्या है और कार्बन से बनने वाले यौगिक कौन कौन से होते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं। सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं वो हमारे पास है कार्बन। आखिर कार्बन है क्या, कार्बन कहते किसको हैं, वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट है कार्बन। लैटिन शब्द कार्बोस से बना है जिसका अर्थ कोयला होता है। कोयला को कोयल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो कार्बन इसे सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? सी से। कार्बन का नाम है कार्बन, तो उसका फर्स्ट लेटर सी है, तो सी से दिखाते हैं। ठीक है, आगे है इस पृथ्वी पर अधिकांश वस्तुएं कार्बन के ही बने हैं, जैसे भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तक, जितना सारा वस्तु दिख रहा है सारा जो वस्तु है वो कार्बन का ही बना होता है। इसके साथ सजीव की संरचनाएं भी कार्बन से बनी हुई है। आगे है हमारे पास भूप्रपट्टी पर 0.02% कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, जीवाश्म ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम के रूप में है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। सोच लीजिए, इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में कार्बन के भागों को, परसेंटेज को बांटा गया है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? कार्बन कार्बो से बना है जिसका अर्थ होता है कोयला, इसे सी से दिखाते हैं। पृथ्वी पर क्या अधिकांश जितने सारे वस्तुएं बनी हुई है वो सारे कार्बन से बने हुए। ठीक है, आगे हमारे पास है मीथेन। एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, यह बायोगैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख संगठक भी है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। दो परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उससे जो बनता है बंधन माने आबंध जो जुड़ता है वो सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, दो परमाणु रहेगा और इलेक्ट्रॉन के युग्म के साझेदारी से जो बनता है। ठीक है, चूँकि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका जो अंतर आणविक बल होता है वो दुर्बल होता है। अतः इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और लास्ट में क्या है, चूँकि ये साझेदारी से आवेशित कण बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये होते हैं कुचालक। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक, आगे हमारे पास क्या है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है और वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4, क्योंकि 6 होता है। ठीक है, क्या होता है? 6 होता है। तो 6 को हम लिखते हैं कि क्या, फर्स्ट कक्षा में 2 और सेकेंड में 4, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद कार्बन के आबंध के बारे में अगर समझेंगे, ठीक है, कार्बन के आबंध के बारे में, तो इसके दो आबंध होते हैं। ठीक है, पहला होता है आयनिक आबंध, दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध होता क्या है देखिएगा, कहता है विलयन का गलित अवस्था में विद्युत का चलन करता है। माने ये क्या होता है? गलित अवस्था में जब ये टूट जाता है, ठीक है, विलयन फॉर्म में, मतलब इसको घुला देते हैं, तब ऐसे इसमें विद्युत, जैसे नमक क्या है, नमक में क्या होता है, जब इसको हम पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें करंट पास करवा सकते हैं। ठीक है, इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। जैसे नमक का जो गलनांक होता है 1074 केल्विन, क्वथनांक 1686 होता है। चूना है तो चूना का 1850 होता है और क्वथनांक इतना होता है।
और सहसंयोजन में अधिकांश यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता है। गलनांक तथा क्वथनांक आयनिक आवन की तुलना में कम होता है। जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, अब इसको देख सकते हैं, ठीक है। मीथेन और इथेनॉल, मीथेन का गलनांक 90 है, क्वथनांक 111 है। इथेनॉल का गलनांक 156 है और क्वथनांक 351 है, ठीक है। तो ये इसको आप समझ सकते हैं। अब समझने वाले हैं कि यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या पाकर बाह्य कोश पूरा करता है तो क्या होता है। तो पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा, ए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, मतलब किसी से लेता है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर देखिए सी और 4 माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 है से किसी से लिया है, इसीलिए इसे जो जितना लेगा उतना माइनस हो जाएगा, इसलिए ऋण बनाता है। और लेकिन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के में क्या हो जाएगा, पहले से इसके पास 6 है, 4 को और ले लिया, कितना हो जाएगा इसके नाभिक में, 10 हो जाएगा कि नहीं। तो 10 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रखना या अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन को रखना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो बॉन्ड बनाएगा, जब 10 को नहीं रख पाएगा तो क्या करेगा, ये 4 को शेयर कर देगा, तो बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आया। और यदि ध्यान दीजिएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ठोकर मतलब क्या, 4 को देता है, तो क्या होगा, देखो ये 6 है और इसने क्या किया, 4 दे दिया, तो क्या बचा, 2 ठो बचा। तो इसमें क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है कि नहीं, 2 बचेगा कि नहीं, 2 बचेगा, तो कार्बन धनायन बनाते हैं, अत्यधिक ऊर्जा खपत होगा, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा। अर्थात इन्हीं 2 कारणों से क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी करता है। मैंने 4 को लेगा भी तो 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको रखना संभव नहीं है। और 6 को है उसके पास, 4 को दे दिया, तो इसके पास 2 बचा, तो कब हो जाएगा, जब 2 देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये धनायन बनाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको खपत करना पड़ता है। 4 को देना मतलब समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए क्या करता है, ये ऐसे साझेदारी करता है, ठीक। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने कुछ अणु हैं, ठीक है, कुछ अणु हैं जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। कैसे बनेंगे, देखो जैसे H2 है, तो H2 का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो बाह्यतम कक्ष में 1 है कि नहीं। देखो H2 है तो कितना, 2 बनाएगा, ठीक है, H, तो इसके बाह्यतम कक्ष में 1 होगा, इसके बाह्यतम कक्ष में 1 होगा। अब क्या करेगा, इस बॉन्ड बनाएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लेगा और एक आयवन इसके साथ बनाएगा, इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कुछ अणु बन जाएगा, ठीक। दूसरा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 ठो है, तो ऑक्सीजन O, तो इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, 8, कितना होता है, 8, माने 2 और 6, बाह्यतम में 6, तो देखो अब क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको पूरा अपना जो अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8, ये 6 है इसके पास 6 है, तो क्या करेगा, देखो ये 2 ले लेगा इससे, अब ये भी क्या करेगा, ये भी इससे 2 ले लेगा, इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करेगा और ये बनाएगा। समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन देखो 2 ठो है, तो Cl और यहाँ भी Cl। अब इसको बाह्यतम कक्ष में इसका जो वो वैलेंसी होता है कितना, परमाणु संख्या 17, तो 2 8 2 10 और 7 17 हो गया, 7 हो जाएगा, तो 1 यहाँ 2 7 हो गया, यहाँ पे 1 2 4 6 7 हुआ। अब क्या करेगा, अपना जो अवल बनाएगा, इसके पास 7 है, इसे क्या करेगा, एक ले लेगा और इसका क्या करेगा, एक ले लेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आवरण बनाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से सारे एलिमेंट क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से क्या करते हैं, आबंध बनाते हैं, ठीक है, अपना बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ CO2 है तो CO2 का भी आपको बनाना है, C यहाँ रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। इसके पास 4 है, इसके 4 हो जाएगा, इसके 6 है, 6 हो गया। इसको 8 चाहिए, 6 और 2 8, इसका 6 और 2 8, इसको 8 चाहिए, ऐसे बनेगा ये इस प्रकार से। बात समझ गया, इस तरह CO2 बन गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी जो बच गया आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। अब हम समझने वाले हैं कार्बन के अपरूप के बारे में कि कार्बन के अपरूप का मतलब क्या होता है। अपरूप माने होता है कि एक ही प्रकार के वस्तु से अनेक प्रकार वस्तु, जिससे मान लिया अपरूप माने उसी का एक भाग, उसी का हूबहू हम शकल, ठीक है। जैसे से एक बाप है तो बाप का एक बेटा है तो बेटा का गुण मिलेगा ना बाप में, उसी प्रकार से किसी तत्व के ऐसे रूप जिनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होता है, रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब देखो ऐसे एक बाप है एक बेटा है, ठीक है, मतलब DNA तो मिलेगा, DNA तो मिलेगा बाप से, लेकिन उसका जो लक्षण है, ठीक है, आदत है, ये ज़रूरी नहीं है कि बाप ही की तरह मिल जाएगा। उसका बॉडी जो चेहरा वगैरह होता है क्या बाप से अलग हो जाएगा। वही चीज़ है इसमें कि तत्व का एक ऐसा रूप जिसका भौतिक गुण अलग अलग होता है, रासायनिक गुण सेम होता है, वो क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। जैसे जैसे हमारे पास क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है, और ये जो बताया गया है वो सारे का क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणु से जुड़े होते हैं जो 3D रूप में होता है, ठीक है। तो इस सारे तीनों के बारे में बताया गया, ठीक है। ये हीरा हो गया, ये हीरा के बारे में सारा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। एक ग्रेफाइट के बारे में पूरा कहानी लिखा हुआ है, ये फ्लोरीन के बारे में पूरा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन के अपरूप। इसके 2 अपरूप और हैं, एक है ग्रेफीन और दूसरा है CNT, ठीक है। जिसको आज का सबसे मजबूत पदार्थ कौन होता है, ग्रेफीन होता है। यह विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, लगभग पारदर्शी होता है। कार्बन की एक परत षटकोणीय जाली का होता है, ये बेलनाकार होता है, अच्छा ऊष्मा का चालक होता है, तनाव झेलने की क्षमता रखता है। तो ये सब कार्बन के क्या है, अपरूप हैं। अब हम समझने वाले हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। माने कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका जो यौगिक है, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, इसके पास ऐसा क्या गुण है जिसके कारण से इसके जो यौगिक हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। अब देखिएगा, पहला गुण है श्रृंखलन। श्रृंखला माने कार्बन के साथ संबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता। माने कार्बन 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 क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन, इतना सारा कार्बन मिला देंगे, इसके पास इस प्रकार से श्रृंखलन बनाने की क्या है, क्षमता है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे कार्बन को साथ में लेके चल सकता है। दूसरा देखिए यहाँ से, कार्बन की लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली तथा वलयाकार बना सकती है। माने जो बनाने की क्षमता है, ये देखो यहाँ पे कार्बन बना, अब इसके ब्रांच बना लेगा, ठीक है। अब ऐसा बनाएगा, ऐसा ही बना सकता है कि एक शाखा के साथ बना सकता है, और देखो वलयाकार ऐसे 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 इस प्रकार से, ठीक है। ये वलयाकार भी बना सकता है, इसके पास क्षमता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर सकता है, कार्बन से एक आबंध जुड़कर संतृप्त योगी बना, मैंने एक कार्बन से एक कार्बन को मिलकर संतृप्त यौगिक बना सकता है। कार्बन से 2 या 2 से 3 आबंध बनाता है तो असंतृप्त आबंध बना सकता है। माने एक कार्बन के साथ बनाएगा संतृप्त, डबल बना सकता है, ट्रिपल बना, माने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की भी क्षमता इसमें है, ठीक है। कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता इसमें है, ठीक है। ये पहला हो गया श्रृंखलन। समझ में आया
कि ये कार्बन कार्बन के साथ क्या कर सकता है, बहुत सारा लंबा चेन बना सकता है, ये शाखा बना सकता है, ये वलयका बना सकता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। दूसरा है चतुसंयोजकता, माने इसके पास 4 वैलेंसी होता है। ठीक है, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ भी क्या कर सकता है, आबंध को बना सकता है। ठीक है, 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ भी अपना बॉन्ड बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि इत्यादि यौगिक के साथ भी अपना जो बॉन्ड है वो बना सकता है। उसके बाद तीसरा क्या है, कार्बन का आकार छोटा होता है। ठीक है, कार्बन के छोटे आकार होने के से इलेक्ट्रॉन की सहभागिता को नाभिक मजबूती से पकड़ कर रखता है। माने यह छोटा होता है, जिस कारण से जो नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जो कार्बन होता है बहुत ज़ोरों से पकड़ के रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कार्बन है, कार्बन के अनेक प्रकार के क्या होते हैं, यौगिक बनते हैं। तो इस पर बता दिए हैं। पहला श्रृंखलन मतलब हो गया कि जो कार्बन कार्बन है वो अब बहुत लंबा चैन बना सकता है। यह कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसके पास 4 वैलेंसी होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 वैलेंसी होता है, जिसके कारण से चार अलग अलग तत्वों के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत कस के पकड़ के रखता है, इसलिए अस्थायी होता है। यह अस्थायी रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या समझते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये होता क्या है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन 2 शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रोकार्बन H और C, H4 हाइड्रोजन और C4 कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब एक ऐसा यौगिक जो H तथा C से मिलकर बना है। ठीक है, एक ऐसा यौगिक होगा जो H4 हाइड्रोजन और C4 कार्बन, ये दोनों के मिलने से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे CH4, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। ठीक है, C2H2, C2H4। इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों के मिलने से बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं वो समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। तो हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच एकल कार्बन C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एक आबंध होता है। इसमें क्या होता है, एल्केन ग्रुप का जो समूह होता है, ठीक है, जो यौगिक बनता है एल्केन ग्रुप का, वो ग्रुप का जो यौगिक होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, ये भी आई है। ठीक है, एग्जाम में आता है। और ये भी जो अंतर है ये भी आता है। ठीक है, इसमें जो एन का मतलब क्या होगा, एन का माने हो गया कार्बन की संख्या, है ना। एन का माने कार्बन की संख्या, माने एन बराबर क्या हो सकता है, एन बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में CH4, C2H6, C3H8। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें यौगिक बना सकते हैं इस फार्मूला में। ठीक है, एन का मान पुट करके, तब जो बनेगा वो एल्केन होगा। और असंतृप्त में क्या होगा,
इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में होगा द्विआवन में डबल बॉन्ड, और त्रिआवन में, ठीक है, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे एल्कीन हो गया और एल्काइन, एल्कीन में सी सी डबल बॉन्ड और एल्काइन में सी सी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे इसमें एन का मान वन नहीं रखना, क्योंकि एक अगर कार्बन रहेगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। तो कम से कम 2 कार्बन रहना चाहिए, इसलिए एन का मान डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एन का मान कहाँ से होगा, एन का मान 2 से 2 3 4 5, ठीक है। एल्किन का समान सूत्र CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, जैसे C2H4 C2H2 C2H2, ठीक है, और यहाँ पे ETC और भी हैसिस के यौगिक बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या होता है, और हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक में जो प्रकार होता है वो कैसे होता है। तो संतृप्त माने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। यदि हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम लिखना है, ठीक है, तो आपको है सो ये जो बताए हैं इसको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। यदि याद नहीं होगा तो हाइड्रोकार्बन का जो नाम होगा, एल्केन एल्किन और एल्काइन का नाम, वो आप कभी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए आपको जो हम बता रहे हैं ये दिमाग में रखना है। यदि कार्बन की संख्या, यदि C का जो मान है यदि 1 होगा तो क्या लगाएंगे, उसके लिए एक कार्बन के लिए मेथ लगाएंगे, मेथ या मिथ लगाएंगे, ठीक है। यदि कार्बन की संख्या 2 होगा तो इथ लगाएंगे, कार्बन की संख्या 3 होगा तो प्रोप लगाएंगे, कार्बन की संख्या 4 होगा तो ब्यूट लगाएंगे, अगर कार्बन की संख्या 5 होगा तो पेंट लगाएंगे, 6 होगा तो हेक्स लगाएंगे, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट लगाएंगे, 9 होगा तो नॉन लगाएंगे, ठीक है, और 10 होगा तो डेक लगाएंगे। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप नाम नहीं लिख पाओगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर नोमेनक्लेचर। नाम लिखने का ये पहला स्टेप है। चलिए आगे समझेंगे एल्केन का नाम कैसे लिखते हैं, देन समझेंगे एल्किन का नाम कैसे लिखते हैं, देन समझेंगे एल्काइन का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं सबसे पहला जो हमारा है एल्किन समूह का नाम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो एल्किन समूह का जो नाम लिखने के लिए सूत्र क्या है, सूत्र आपको दिमाग में होना चाहिए, माइंड में चलना चाहिए कि जब एल्केन का जब नाम लिखते हैं तो CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n का मतलब 1 2 3 4 होता है। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। अब जैसे इसका तरीका क्या है कि अल प्लस n बोलते हैं इसको, n जहाँ जहाँ लगल रहेगा समझना कि एल्केन समूह का ग्रुप है। माने एल्केन समूह का मतलब है कि आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन बीच में कितना होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। यदि हम मान ले यदि कार्बन का मान 1 लेते हैं, कार्बन का मान 1, इसमें पुट करो तो C1H2 × 1 + 2 तो CH4, क्या बना, CH4। इसका नाम क्या लिखाएगा, तो एक कार्बन है उसको बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ। प्लस में लास्ट में क्या लगाना है, N लगाना है, N, तो क्या बन, दोनों मिला क्या बन जाएगा, मेथेन, क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। समझ में आया, इसका यूज किए हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा लगा है अल माने क्या, अल माने कार्बन संख्या 1 है तो 1 का माने क्या लिखते हैं, एक को बोलते हैं मेथ, प्लस में N लगाना, N दोनों जोड़ दो तो क्या बन गया, मेथेन। मतलब इसका नाम क्या बना, मेथेन बना। कार्बन संख्या 2 है मतलब सूत्र क्या बनेगा इसका, C2H 2 दूनी 4 2
6। ये नाम इसका सूत्र बन गया। इसका नाम यदि लिखना होगा कैसे लिखेगा नाम? इसका नाम लिखाएगा, 2 कार्बन है तो 8 प्लस में n लगाना है साथ में, जोड़ दो, इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। कार्बन संख्या 3 है तो 3 के लिए क्या होगा? C3H, 3 दूनी 6 या 2 8। तो सूत्र बन गया। नाम क्या होगा? तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप। अब प्लस में n लगाना है तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। कार्बन 4 है तो C4, तो 4 दूनी 8 2 10, H10 का सूत्र बन गया। इसका नाम क्या होगा? C4 है तो ब्यूट होता है, ब्यूट प्लस n लगाना है लास्ट में, तो क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। ये हो गया सूत्र और नाम, कि सूत्र कैसे बनेगा, उसका नाम क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे ऐसे 5 6 7 8 9 10 तक आप इसको लिख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर आते हैं, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। अब दिमाग में रखना है कि 1 कार्बन है तो उसका वैलेंसी कितना होता है? 4। क्या होता है? 4। तो वह 4 अलग अलग हाइड्रोजन को रखेगा। तो 1 2 3 4, तो H यहाँ लग जाएगा, H लगेगा, H लगेगा, H लगेगा। एक जो कार्बन है वो 4, उसका वैलेंसी 4 होता है, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा साथ में। ठीक है। दूसरा देखो, तो C2H6 है, C2H6 है, तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख ली। कितना हाइड्रोजन है? 6 है। तो एक जो हमारा जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड, ये दोनों कॉमन है दोनों के लिए। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। यहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ H लगा दो, इस प्रकार से। तो सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? तीसरा, कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो गया। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2। ये जो कार्बन है इसके आगे पीछे बॉन्ड है, मतलब इसके साथ 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड, 3 4, और 1 2 3, एक यहाँ पे बॉन्ड 4, मतलब जो बॉन्ड बनाएगा वो 4 बॉन्ड होगा। ठीक है। और उतना हाइड्रोजन से यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो उसको एडजस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गया और 3 कार्बन, तो प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए इस कार्बन पर 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, और 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 2 8। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? नाम लिखेंगे और सूत्र लिखेंगे। किसकी सहायता से? इस सूत्र की सहायता से, क्योंकि इसके बिना आप ऐसे नाम नहीं लिख पाओगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिक ज्ञान। ठीक है। सबसे पहले जो एल्कीन होता है, एल्कीन का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, CnH2n होता है। ठीक है। जहाँ पे जो n का मान है वो 2 से प्रारंभ होता है। कहाँ से? 2 से होता है। ठीक है। इसका तरीका क्या है? अल्क प्लस इन लगाया जाता है, अल्क प्लस इन लगाया जाता है। ठीक है। किसमें? एल्कीन के नाम में। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास कार्बन संख्या 2 है, तो नाम क्या लिखाएगा? प्लस सूत्र बनाते हैं, सूत्र। तो 2 रखिए, तो C2 और 2 दूनी 4, H4 हो गया। इसका नाम क्या लिखाएगा? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, तो इथ प्लस इन, तो क्या बन जाएगा? इथीन। क्या बन जाएगा? इथीन। अब देखिए हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितना कार्बन? 2 कार्बन। कितना हाइड्रोजन? 4, तो 1 2 4 हाइड्रोजन, 1 2 4 हाइड्रोजन। और हम बताए थे कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो यहाँ देखिए
एक कार्बन यहाँ पे है, देखिए 3 बॉन्ड है, यहाँ पे कितना बॉन्ड है 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और दे देते हैं तो डबल बॉन्ड हो गया, तो 2 3 4 2 3 4। तो ये जो बन गया ये नाम हो गया, ये क्या बन गया स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब देखिए कार्बन की संख्या कितना है 3 है, 3 है तो इसका जो सूत्र क्या होगा C3H6, और इसका जो नाम लिखाएगा क्या लिखाएगा 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस में इन, तो क्या बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा प्रोपीन, क्या बन जाएगा प्रोपीन। अब ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर कितना कार्बन 3, एक कार्बन कितना बॉन्ड रखता है 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 6 है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 कार्बन लगा दिए और ये एक बॉन्ड यहाँ पे, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब इसका 4 बॉन्ड और हमारे पास 3 हाइड्रोजन और बचा हुआ है तो यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं, तो 2 1 3 हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 3 4। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कितने कार्बन है 4, तो सूत्र कितना होगा C4H8, इसका नाम 4 है तो 4 को ब्यूट, तो ब्यूट जोड़ इन ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। कितने कार्बन 1 2 3 4, कितना हाइड्रोजन 8 है, एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो 3 यहाँ हो गया, 4 5 5 और 3 को बचा हुआ 2 यहाँ, 3 2 5 7 1 यहाँ पे 8 गो। अब ध्यान दो यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, बाकी जहाँ पे है वहाँ पे एच लगा दो। नहीं समझ में आया समझ में नहीं आया। सबसे पहला कंडीशन, एक कार्बन बनाता है कितना, एक कार्बन 4 बॉन्ड रखता है, हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 8 ही हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है विथ कैसे कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनावे, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ 3 2 5 हाइड्रोजन खत्म, बचा 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन को ऐसे एडजस्ट करना है ताकि 3 हाइड्रोजन भी एडजस्ट हो जाए और कार्बन कार्बन के बीच में 4 का बॉन्ड भी बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्कीन ग्रुप का हम नाम लिख सकते हैं। तो C बराबर 4 तक हम बनाए हैं, तो 5 6 7 8 9 10 आप बनाइएगा। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास है एल्काइन। एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कितना बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब हम ये समझते हैं कि इसमें हम कैसे नाम लिखेंगे और इसका सूत्र और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास यदि C बराबर 2 हमारे पास है तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र हमारे बनेगा C2 और 2 2 2 4 4 हो गया 2, तो C2H2। अच्छा नाम क्या लिखाएगा, 2 कार्बन है तो इथ और प्लस में आयन लगाना है लास्ट में, तो आयन लग जाएगा, तो क्या बनेगा इथाइन। क्या बन जाएगा इथाइन बन जाएगा, है कि नहीं। अब हमको बनाना स्ट्रक्चर, कितना कितना कार्बन है 2 कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो एक कार्बन पर 4 बॉन्ड रहता है, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ और 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया। समझ में आया। इस प्रकार से हम कार्बन के बाद 4 बॉन्ड होना चाहिए और हाइड्रोजन भी एडजस्ट होना चाहिए। तो ये हो गया नाम इथाइन और ये हो गया स्ट्रक्चर। यदि C बराबर हमारे पास 3 है, तो 3 है तो इसका नाम सूत्र क्या होगा C3, और यहाँ देखो कितना 3 दूनी 6 6 में गया 2, तो CH4। इसका जो नाम क्या लिखाएगा, तो 3 कार्बन का प्रोप, तो प्रोपाइन हो जाएगा, प्रो प्लस आइन तो प्रोपाइन। इसका स्ट्रक्चर 3 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हमारे बनेगा, तो 1 2 3 यहाँ पे तो 3 बन जाएगा, इसके साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 और 4 बॉन्ड, 3 1 4 बॉन्ड 3 4 बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गया। ठीक है, अगर C बराबर 4 लेते हैं, इसका जो नाम लिखा है सूत्र, तो C4,
तो 4 दूनी 8, 8 में गया 2 तो 6, H4 हो जाएगा। इसका नाम कैसे 4, तो ब्यूट 4 का होता है ब्यूट, ब्यूटाइन क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, मतलब ब्यूट जोड़ आइन ब्यूटाइन। और इसका जो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 4 5 और 6, एक यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 बॉन्ड यहाँ हो गया। समझ में आया। इस प्रकार से देखना है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हाइड्रोजन जितना है 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी एडजस्ट करना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एल्काइन ग्रुप का जो हम सूत्र लिख सकते हैं और उसका नाम और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अभी जो हमने सीखा एल्केन, एल्किन और एल्काइन का जो सूत्र, नाम और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। और यदि मान लिया जाए कि तुम्हारे क्वेश्चन में नाम दे दे, सिर्फ नाम दे दे और बोल दे इसका सूत्र बनाओ और स्ट्रक्चर लिखो, तो कैसे पहचानेंगे उसको ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले प्रोपेन है, तो प्रोपेन तोड़ने का प्रयास करो, तो ये हो जाएगा प्रोप प्लस में एन टूट रहा है कि नहीं। तो लास्ट में ध्यान देना क्या टूट रहा है, एन, और एन किसका होता है एल्केन का, एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है। अब प्रोप का माने C बराबर 4 होता है, तो यहाँ पुट कर दो 4, C बराबर 4 पुट कर दो, तो C4 और 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। तो C4 और H10 हो जाएगा, ये सूत्र क्या हो जाएगा H10, ये बन गया सूत्र। तो प्रोपेन का जो सूत्र बन गया C4H10 बन गया, ये बन गया सूत्र। कैसे पहचाने, प्रोप में तोड़ो, प्रोप प्लस एन टूटा, तो एन माने एल्कीन, मतलब एल्केन का है, एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2, और प्रोप माने कार्बन की संख्या, सॉरी कार्बन की संख्या 3 होगा, कार्बन संख्या 3 होगा, ठीक है। ब्यूट में 4 होता है, तो C3 और H 3 6 2 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C3 और यहाँ पे 8। समझ में आया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो C माने 3, तो कार्बन 3, 1 2 3 कार्बन, कितना बॉन्ड, कितना बॉन्ड, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनेगा, तो 1 2 3 और 1 2 और 1 2 3, H H H H H, 8 कार्बन, 3 3 6 2 8 कार्बन, और 3 कार्बन भी हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, और सब में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन इसे तोड़ेंगे, तो ब्यूट प्लस इन, ये टूटा मतलब इन लगा हुआ तो एल्किन होगा, और एल्किन का सूत्र CnH2n होता है, मैंने अब ब्यूट बने C बराबर 4, तो लगा दो फार्मूला, तो C4 और 8 4 दूनी 8 है कि नहीं। ब्यूटीन का CnH2n होता है, तो कार्बन के 4 4 दूनी 8, तो 4 कार्बन 1 2 3 4, 8 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 5, और इन लगा हुआ था, कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना, तो कहीं कहीं डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो 3 2 5 6 7 8 हो गया, 8 तो हाइड्रोजन हो गया, बट हमें लगाना क्या है, एक डबल बॉन्ड लगाना है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे इसके पास 1 2 3 बॉन्ड हो रहा है, इसके बाद 3 बॉन्ड, तो यहाँ क्या करेंगे डबल बॉन्ड लगेगा, तो 2 3 4 हो गया, 2 3 4, इस प्रकार से। पेंटाइन, पेंट प्लस आइन, पेंट प्लस आइन, और आइन माने एल्काइन माने CnH2n-2, ये सूत्र होता है, और पेंट माने C बराबर 5, ये सूत्र क्या हो जाएगा C5 और H, तो 5 में 10 में 2 गया 8, तो C5H8, तो C5 1 2 3 4 5 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे
8 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे H H H H H H H। तो इसके पास 3 और 4 बॉन्ड, इसके पास 3 और 4 बॉन्ड, इसका 4 बॉन्ड, इसका 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, हो गया। ठीक है, क्योंकि एल्केन के में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्कान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आया? अब हम समझते हैं विषम परमाणु के बारे में। ठीक है, विषम परमाणु में होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक, जो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जितने सारे कार्बनिक यौगिक होंगे उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर कोई और तत्व आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के स्थान पर कोई और तत्व आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम परमाणु। हाइड्रोजन के स्थान पर, मतलब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जो भी हो सकता है। अब समझते हैं समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी माने ऐसी श्रृंखला जिसमें दो कार्बन यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसे CH4 और C2H6 है, तो दोनों के बीच 6 में 4 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1 हुआ। अब यहाँ देखो 8 में 6 गया तो 2, और 3 में 2 गया तो 1, 10 में 8 गया तो 2, 4 में गया 3, 1, तो CH2 का अंतर है कि नहीं। तो ऐसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। ठीक है, तो एक एग्जाम के लिए VVI है, एग्जाम में आता है। ठीक है, कुछ दिमाग में रखना है। अवयता, आइसोटोप्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। समावयता, ठीक है, ये है क्या, तो ध्यान से समझिएगा। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है, वो है सो ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में क्या है, ब्यूटेन के 2 समावयव सूत्र होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कितना, 2। ठीक है, पहला N जो सिंपल जो बनाया जाता है, जो सिंपल सूत्र बनता है ब्यूटेन का, है ना, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, ब्यूटेन का होता है C4H10, ये सूत्र हो गया। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सिंपल स्ट्रक्चर, वही कहलाएगा N ब्यूटेन। ठीक है, और आइसोब्यूटेन में क्या होता है, आइसोब्यूटेन में सेकेंड कार्बन पर, कहाँ पर, सेकेंड कार्बन पर ब्रांच होगा, है कि नहीं। इसमें तो सेकेंड कार्बन एक ही है। ठीक है, तो इस पर से ब्रांच बन जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 ही समावयव सूत्र होते हैं। और यदि पेंटेन की बात की जाए तो पेंटेन के 3 सूत्र होते हैं। कितना सूत्र होता है, 3। पर पेंटेन का जो सूत्र बनता है उसका सूत्र होता है C5H12, ये सूत्र होता है पेंटेन का। तो इसके कितना, इसका जो साधारण सूत्र बनता है, जो साधारण स्ट्रक्चर बनेगा, वो कहलाएगा N पेंटेन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कार्बन पर ब्रांच। अब सेकेंड कार्बन में या तो इस कार्बन पर ब्रांच डालिए या तो इस कार्बन पर ब्रांच डालिए, दोनों में से किसी भी कार्बन ब्रांच डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आइसोपेंटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोपेंटेन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांच हो जाएंगे। कितने ब्रांच हो जाएंगे, 2 ब्रांच होंगे, तो कहलाएगा नियोपेंटेन। ऊपर नीचे दोनों क्या कहलाएगा, नियोपेंटेन।
अर्थात समावयता उसे कहते हैं जिसका सूत्र समान होगा और संरचना अलग अलग। तो हमने क्या देखा, इन सभी में जो सूत्र है सबका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। इन दोनों का जो सूत्र है सबका सूत्र सेम है। इसका सूत्र हो गया C4H10, इसका सूत्र हो गया C5H12, लेकिन समझना क्या है, तीनों का अलग अलग है। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे समावयता। क्या बोलेंगे, समावयता। अब हम आगे समझेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। इसको सिंपल में हम समझाना चाहेंगे, उसके बाद इसमें हम विशेष बात करते हैं, ठीक है। दो प्रकार्यात्मक समूह को समझने से पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी का नाम है मोहन। अब मोहन अधिक कुशवाहा है तो कुमार लगाएगा, यादव है न, तो यादव लगाएगा, राजपूत होगा सिंह लगाएगा, है न, साव लगाएगा। तो नाम तो है, तो मोहन कुमार अगर लग गया तो कुशवाहा हो गया। यदि मोहन यादव लग गया तो ये ऐसे यादव ग्रुप का हो गया। सिंह लग गया, मोहन सिंह लग गया तो ये क्या बन गया, राजपूत बन गया। मोहन साव बन गया तो ये ऐसे गुप्ता वगैरह में हो जाएगा, साव हो जाएगा ये। तो नाम एक ही है लेकिन टाइटल अलग अलग है, तो इसका जो गुण है, इसका जो लक्षण है वो चेंज हो गया। तो प्रकार्यात्मक समूह वही कहता है, ठीक है। तो प्रकार्यात्मक समूह वही कहता है, ठीक है, कि एक ऐसा समूह, क्या है, एक ऐसा समूह जो करता क्या है, जिसमें यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, उससे क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। समूह है, जैसे मोहन कुमार हो गया तो कुशवाहा हो जाएगा, मोहन सिंह हो गया माने राजपूत हो गया, मोहन पांडे हो जाएगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। समझ में आया। तो यौगिक का एक विशेष गुण प्रदान करने वाला जो समूह होता है उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कितना लंबा है कितना छोटा उससे कोई मतलब नहीं है। बस प्रकार्यात्मक समूह जो यौगिक के बाद जो लगता है तो उसी से मालूम पड़ जाता है वह किस गुण का है, ठीक है, उसी को बोला गया है प्रकार्यात्मक समूह। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है हैलोजन। नाम क्या है, हैलोजन। तो हैलोजन के लिए क्या होता है सूत्र, हैलोजन में दो चीज़ आता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो उसको हम नाम से पहले लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो उसका नाम से हम पहले लगाते हैं। तो क्लोरीन का नाम से पहले क्लोरो हो जाएगा, अब ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे पास ये उदाहरण है, तो CH3 CH2 CH2 Cl, लास्ट में क्या लग गया, देखो लास्ट में लग गया Cl। तो क्लोरीन लग गया, ये सब सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 को प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, अब प्रोपेन के पहले क्या लग गया, क्लोरीन है तो क्लोरो, मतलब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन लग गया। अब क्लोरीन किस ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद हमारे पास देखिए एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल का जो सूत्र होता है पहचानने का तरीका, उसका होता है OH लगल रहेगा। क्या लगल रहेगा, OH। और उसको नाम में क्या लिखेंगे, ओल लगाते हैं, नाम में ओल। कहाँ अनुलग्न, अनुलग्न माने नाम के बाद, नाम के बाद। जैसे हमारे पास ए लगा लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसमें देखो लास्ट में क्या लगा हुआ, OH है नहीं, क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है। उसका तीन कितने कार्बन है, 3, तो 3 को बोलते हैं प्रोपेन, लेकिन OH लगा हुआ तो प्रोपेन प्लस क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो ऑल लगा हुआ तो किस ग्रुप का हो गया, एल्कोहल ग्रुप का। तो OH से पहचानेंगे,
सूत्र लिखा हुआ है तो OH से पहचानेंगे और नाम लिखा हुआ तो ऑल से पहचानेंगे। बात समझ में आया? सूत्र लिखा हुआ है तो OH से और नाम लिखा हुआ तो ऑल से पहचानेंगे। ठीक है। प्रोपेनॉल तो प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। समझ में आया? अब हमारे पास देखो, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका क्या होगा कि उसका जो नाम के बाद जो लगा रहेगा सूत्र में CHO लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? CHO। और नाम में इस C को भी गिनती करेंगे और इसको लिखेंगे कैसे? नाम के बाद लिखेंगे आयल। क्या लगाते हैं? आयल। जैसे कितने देखो यहाँ पे, तो CH3 CH2 और CHO। तो हम इस ACHO से पहचानेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3। तो प्रोपेन प्लस आयल तो बन गया क्या? ये बन गया प्रोपेनैल। क्या बन गया? प्रोपेनैल बन गया। क्या बन गया? प्रोपेनैल। समझ में आया? उससे कीटोन, तो कीटोन का जो फार्मूला होता है पहचानने का, ये बीच में रहेगा। किस में रहेगा? बीच में, C बीच में रहेगा। और इसका जो क्या लिखेंगे नाम के बाद? ऑन। तो देखो 3 कार्बन है तो बीच में लगा हुआ कि नहीं? क्या लगा हुआ? बीच में लगा हुआ। ठीक है। तो क्या लगाएंगे? इसमें डबल बॉन्ड O होगा। तो क्या लगाएंगे? प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। उसी प्रकार इसमें देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है, पहचानिएगा। तो कार्बोक्स यहाँ पर लगा रहेगा COOH, COOH लगा रहेगा। इसको लिखते क्या है? लिखते हैं ओइक अम्ल। लिखते हैं ओइक अम्ल। जैसे ये नाम हमारे पास है तो 3 कार्बन तो प्रोपेन, और लास्ट में क्या लगा हुआ? COOH तो ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल का क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, क्या है? कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। पहला जो हमको समझना है दहन के बारे में। दहन क्या है समझिएगा। जब हम कार्बन ऑक्सीजन जब कार्बन ऑक्सीजन में दहन करता है तो क्या होता है? वह ऐसे ऊष्मा, प्रकाश और CO2 देता है। ठीक है। जैसे C+O2 क्या होगा? C+O2 क्या बनाएगा? C+O2 CO2 बनेगा करेगा, लेकिन ये ऊष्मा तथा प्रकाश देगा। ठीक है। यहाँ देखो एग्जाम्पल में कि CH4 मीथेन, O2 से अभिक्रिया किया, CO2 प्लस H2O ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है। यहाँ पे क्या इथेनॉल है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, CO2 जल और ऊष्मा प्रकाश। समझ में आया? तो कार्बन को जब जलाएंगे तो ऊष्मा, प्रकाश और CO2 बनाता है हमेशा। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो स्वच्छ ज्वाला तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो यौगिक होता है वो काला धुआं देता है। ठीक है। मतलब जो गैस जलता है ना, गैस में देखो कि जब बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो बर्तन का जो तलवा होता है वो काला नहीं होता, लेकिन लकड़ी से खाना बनाते हैं तो काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस वाला है वो क्या है? संतृप्त है, और लकड़ी क्या है? असंतृप्त। कोई दिक्कत? आगे हमारे पास है अपूर्ण दहन की स्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कजली ज्वाला निकलेगी। मतलब कहने मतलब है कि अच्छी प्रकार से यदि आग नहीं निकलेगा, ज्वाला नहीं होगा, तो वो उससे क्या होगा? वह भी काला देगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? घरों में गैस और केरोसिन के स्टोव से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। गैस और केरोसिन से कैसा ज्वाला निकलता है? स्वच्छ ज्वाला। ठीक है। उसके बाद कोयला तथा पेट्रोलियम
जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है, जो दहन से नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण को प्रमुख प्रदूषक माने कोयला पेट्रोलियम जलाने से हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण समझिएगा। दहन करने पर कार्बन यौगिकों से सरलता से ऑक्सीकृत होता है। जलाते हैं तो जो कार्बन यौगिक होता है उस सरलता से क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। इससे एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने में क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ समझिएगा। इथेनॉल को जब हम KMnO4 प्लस ऊष्मा से के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड। क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। संकलन माने एडिशन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से समझिएगा। प्लेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोजन बनाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में होने में मदद करता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया को होने में हेल्प करता है, वो क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। ठीक है, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। वनस्पति तेल में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, CH2 मतलब क्या है, ये तुम्हारा इथीन है, जो निकेल के प्रेजेंस में क्या होगा, ये टूट गया, और टूटने से क्या हो गया, ये H2 दो ठो टूट गया तो डबल बॉन्ड टूटने से सिंगल बॉन्ड बना गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, एक H इसके पास पहुँच गया, H इसके पास तो बन गया CH3। ठीक है, उसके बाद जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो हानिकारक होता है। कोई दिक्कत। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होता है। चूँकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन से संग्रहण होता है। क्लोरीन एक करके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापित करती है, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, CH4 अभिक्रिया कर रहे हैं Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH3Cl और HCl बन गया। ठीक है, अब समझते हैं एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 356 केल्विन होता है। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। यह एक अच्छा विलायक, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधि बनाने में किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। उसके बाद शुद्ध एथेनॉल को थोड़ी सी मात्रा घातक होती है। जो शुद्ध एथेनॉल होता है वो थोड़ा सा भी मात्रा क्या होता है, घातक होता है। अभिक्रिया में देखिए, जब सोडियम से अभिक्रिया होगा क्या बनेगा, सोडियम से जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम प्लस इथेनॉल तो क्या बनेगा, CH3CH2ONA प्लस H2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में क्या होता है, देख लीजिए, इथेनॉल गर्म सांद्र क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड 473 केल्विन, तो क्या बन गया, इथिन बन गया। क्या बन गया, इथिन बन गया, और H2O बाहर हो गया। अब है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसे एसिटिक अम्ल भी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस एसिटिक अम्ल 3 से 4% के विलयन में सिरका, जब है एसिटिक अम्ल में 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। ठीक है, इसका गलनांक 290, क्वथनांक 391। शीत के दिनों में यह जम जाता है, जिसे
ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। यह दुर्बल अम्ल होता है और इसका उपयोग अचार के परीक्षक के रूप में करते हैं, मतलब इसको उपयोग अचार को सुरक्षित प्रदान करने के लिए करते हैं। अभिक्रिया देखिए यहाँ पे, ऐसे स्थिरीकरण को समझ सकते हैं, ये हमारा स्थिरीकरण है, ठीक है। एस्टर की गंध मृदु होती है, इसका उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। एस्टर पुनः एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम लवण बनाता है, जिसे साबुनीकरण कहते हैं। साबुन होता क्या है? साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर अभिक्रिया है। और क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथेनोइक अम्ल का बन जाएगा सोडियम इथेनोइक अम्ल H2O। कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो हमारा A बन जाएगा। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है वो समझिएगा। साबुन क्या होता है? सबसे पहले साबुन देखिए। साबुन जो होता है, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जिसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है। यह क्या होता है, निर्बल शोधन करता है। यह मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त होता है। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करता है। इससे प्रदूषण होता है क्योंकि यह जीवाणु से उपापचय से होता है, तो ये प्रदूषण युक्त होता है। अपमार्जक क्या है वो देखिएगा। यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। यह क्लोराइड तथा ब्रोमाइड आयनों से बनते हैं। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। यह कठोर जल में शोधन के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग शैम्पू तथा कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। इससे प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि ये जीवाणु से विघटित नहीं होता। इससे प्रदूषण नहीं होता, अपमार्जक से प्रदूषण नहीं होता है। शैम्पू तो कपड़े धोने के लिए जो बनाता है वो अपमार्जक होता है, ठीक। आगे समझने वाले हैं साबुन क्या है। साबुन की सफाई की क्रियाविधि को समझाना है या सब मिश्रण के निर्माण को समझाना है। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले साबुन का परिभाषा देंगे जो हम समझाए हैं। उसके बाद मिसेल क्या है, तो मिसेल जो होता है, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दो सिरे होते हैं। कितने सिरे? दो सिरे। एक सिरा जो जल में विलय होता है, ठीक है, एक सिरा जल में विलय होता है और इसे जिसे जलरागी कहते हैं। जल में जो विलय होता है जलरागी कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है वो जल विरागी होता है, ठीक है। ये हमारा फिगर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, इस प्रकार से हमारा सफाई प्रक्रिया काम करता है, ठीक है। यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा इस फिगर को, ठीक है। यहाँ पे जो छपा हुआ है, इसका जो अगला सिरा होता है जलरागी, जल में विलय होता है, और जो हाइड्रोजन सिरा होता है वो जल विरागी होता है। जब साफ करना शुरू करते हैं इस प्रकार होता है, धीरे 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 इस प्रकार रूप धारण करता है। और इसके सेंटर में जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैल जमा हो जाता है, ठीक है। पहला क्या है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब उसके अणु अपने इस प्रकार व्यवस्थित कर लेता है कि साबुन का आयनिक भाग जल के अंदर और हाइड्रोजन का ठोस जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणु की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसे इसका हाइड्रोकार्बन भाग बाहर होता है। अणुओं का एक विशेष गुच्छ बनने के कारण मिश्र बनता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में जमा होता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बनने होते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेप नहीं होते हैं। अतः मिसेल में तैरने वाले मैल आसानी से हटाए जाते हैं। मिसेल प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं, अतः ये बादल जैसे दिखाई देते हैं। फैन जो होता है फैन बन जाता है, इसीलिए वो फैन जो बनता है वही वो क्या होता है, उसमें मैल होता है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो, सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का प्रभाव क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि मतलब दारू पीने से क्या होता है, आदमी कैसे क्या चढ़ता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करते हैं,
ठीक है, क्या करते हैं, एथेनॉल का सेवन करते हैं, उससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, मतलब पाचन तरीका जो प्रक्रिया कम हो जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उद्दीपन सामान्य, मतलब जो हमारा माइंड काम नहीं करने लगता इसी कारण से धीरे धीरे वो कंट्रोल करना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। एथेनॉल विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। अब मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म में उसी प्रकार अस्खलित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा अस्खलित हो जाता है। मतलब दारू पीने से हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो कमजोर होता है, काम करना बंद करता है, इसलिए नशा चढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारा शरीर ऐसे काम करना बंद करता है। मेथेनॉल चक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। उसके बाद औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, जिसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में अब एल्कोहल गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस क्या होता है, मोलेसम सीरा बनाने का उपयोग में लाया जाता है जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने की पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। अब यहाँ देखो कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। अब समझ सकते हैं कि कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैवमात्र से हुआ है जो विभिन्न जैविक तथा भूजैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। कोयले लाखों वर्ष पुराना वृक्षों, वन तथा अन्य पौधों के अवशेष, समुद्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने का धरती की चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे। धीरे क्षय होने के कारण कोयला बन गया। तेल तथा गैस लाखों वर्ष क्या होता है, समुद्री तथा जीवों के अवशेष हैं। इनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद के रूप में ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण होता है। इसी बीच गद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और यह पानी में स्पंज की तरह फंस गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम का जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीवों के अवशेष से बना होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आज इतना ही। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत मेहनत से बनाने का प्रयास किए हैं और आपके संपर्क आपके पास पहुँचाने का काम किए हैं। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक से जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।